हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व्ड पेपर सन 2020 चल रहा था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 4। कौन सा? सेट नंबर 4। और आज इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अब तक हम इसका आपको पहला पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में जो कुछ आता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे आपका 4, 5, 6, यानी कि 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। और हम हर बार 3 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जिसको देखने में आपको बोरियत महसूस होगी। इसलिए हम कम से कम टॉपिक यूज़ करते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2020 सेट नंबर 4, यानी कि 3 सेट आपके अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका चौथा सेट। इसी तरह से आपके जितने भी सेट हैं वो सब आपके पूरे कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो इसका पार्ट नंबर दूसरा है और सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हम आपका आंसर पेपर को ले लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो हैं हमने इसमें नहीं लिखे, केवल हम आंसर को ही लिखते हैं और क्वेश्चन को हम इसमें से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, यानी कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। यानी कि जो आपकी बुक थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपकी बुक थी एक मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो वो बुक को हटा दिया गया है कोविड-19 का, आपको हम पहले बता चुके हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, तो आप उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है? 5वां क्वेश्चन, उसको देखते हैं क्या है। तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। तो ये आपकी अगली बुक स्टार्ट होती है, जिसको मैं पढ़ लेता हूं। यानी आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स। ये ज़्यादा कर दिया है, ये गलत छाप जाइए। 30 वर्ड का होता है। कितने का होता है? यानी कि ये 30 शब्दों का लिखना होता है इसका आंसर जो, और इसमें आपका गलत छाप दिया, 300 वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ये आपकी तीसरी बुक है, शॉर्ट स्टोरीज को बोलते हैं। कौन सी है? शॉर्ट स्टोरीज। तो ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से, हमने इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझा दिए हैं और आपने इसकी वीडियो देखी होंगी। लेकिन इस समय क्या चल रहा है? आपका अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज चल रही है, तो आपको सब कुछ हम बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। यानी कि इसका मतलब है शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, यानी शंकु जो था वो एक खंबे की तरह खड़ा था और पेट्रीफाइड वह भयभीत था, वह डरा हुआ था। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, तो इस क्वेश्चन को आप समझाइए, यानी इसका क्या मतलब है, इसको सुझाव के आधार पर बताइए। तो देखो हमने क्या किया है, ये हमने देखो आंसर लिखा है और बिल्कुल क्वेश्चन बेस पर लिखा है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है उसी बेस पर हमने इसका आंसर बनाया है। भले ही हमने आपको वीडियो के माध्यम से इसका, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ अलग टाइप के आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड की है उसमें क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन लिखवाया है आपको बहुत ही सीधा सीधा लिखवाया है, बट एग्जाम में जो देता है वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा देता है, जिससे कि स्टूडेंट उस बात को समझ ना पाए और एग्जाम में वो ना लिखे या गलत कर दे। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो है कि चोरी करने के बाद शंकु क्यों रुका था। तो अगर ऐसा सीधा सीधा होता तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर देते और बहुत ही आसानी से समझ जाते, बट इसमें उसने क्वेश्चन की कंडीशन को थोड़ा बदल दिया है। जब उसने बदला है तो हमने भी आंसर को इसी प्रकार से बदल दिया है। ठीक है, और हम जो आंसर बताते हैं आपको क्वेश्चन के बेस पर बताते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन के बेस पर आंसर लिखा जाता है बहुत ही अच्छा आंसर माना जाता है और मार्क्स उस पर पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर को।
शंकु स्टूड लाइक ए पिलर। देखो हमने वही बात ली है कि शंकु खड़ा हुआ था एक खंबे की तरह, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज पेट्रीफाइड क्योंकि वह डरा हुआ था, उसने घड़ी को चुरा लिया था और वो डरा हुआ था, भयभीत था वो कि ही विल बी कॉट, और उसे क्या भय था कि वह पकड़ा जाएगा, क्या होगा, वह पकड़ा जाएगा, एंड विल लॉस हिज जॉब, और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा उससे भयभीत था वो। एंड द पीपल यानी कि लोग, विल कॉल हिम ए थीप इन फ्यूचर, और जो लोग हैं मतलब जो आसपास के लोग हैं उसके या उसके साथ जो कंपनी में काम करते हैं वो उसको क्या कहेंगे, उसको चोर कह के बुलाएंगे। तो ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, इसीलिए वो खंबे की तरह वहाँ खड़ा हो गया था उस घड़ी को चुराने के बाद। तो यही इसमें पूछा है। तो देखो हमने आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है। ये वही वाला आंसर है कि चोरी करने के बाद वो क्यों रुक गया था, और रुक गया था डर था। माधवन नाम का व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसने कहा मुझे पता है कि तुम क्यों खड़े हो, और ज़्यादा डरने लगा, बोला कि अब ये कह देगा जाके और मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सब मुझे चोर चोर कहेंगे, फिर मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। ऐसे पॉइंट उसके दिमाग में आ रहे थे, तो उन्हीं पॉइंटों को लिख देना है हमको, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इसमें, बी नंबर जो है। तो हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूथ द चाइल्ड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि जब तक क्वेश्चन का मीन समझ में नहीं आएगा आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि हाउ डिड द मैन, हाउ मीन्स कैसे, डिड द मैन माने व्यक्ति ने, ट्राई माने कोशिश की, टू सूथ मीन्स शांत करने की, द चाइल्ड मीन्स बच्चे को, यानी कि उस आदमी ने बच्चे को शांत करने की किस प्रकार कोशिश की, इन द स्टोरी कहानी, किसमें, द लॉस्ट चाइल्ड। तो कह सकते हैं कि कहानी द लॉस्ट चाइल्ड में उस आदमी ने बच्चे को कैसे शांत करने की कोशिश की। तो देखो हमने आपको कहानी बहुत अच्छे समझाई थी कि जब बच्चा खो जाता है तो एक आदमी को मिल जाता है वहाँ पर, तो वो बच्चा रो रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, इस तरह से बहुत ही तेज़ी से रो रहा था। तो उस आदमी ने उसको कैसे शांत करने की कोशिश की, यानी कि जिन चीज़ों की लड़के को पहले डिमांड थी, उसने अपने माता पिता से कहा था कि मुझे बर्फ़ी दिलवा दो, मुझे फूल माला दिलवा दो, मुझे झूले में झुलवा दो, यानी मुझे ये वो बहुत सारी चीज़ डिमांड की थी उसने, लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया था। तो उस व्यक्ति ने उसको शांत करने के लिए उन सब चीज़ों को उसके ऑफर किया, उसे देने की कोशिश की। तो यही इसमें बताया है कि उस व्यक्ति ने उसको वो सब चीज़ें देने की कोशिश की जिन चीज़ों के लिए उसने माँ बाप ने पहले उससे मना कर दिया था। तो देख लेते हैं आंसर को। द मैन ट्राइड, देखो हमने क्वेश्चन में से लिया है, द मैन उसमें ट्राई था, द मैन ट्राइड टू सूथ, यानी कि आदमी ने कोशिश की, टू सूथ मिथ शांत करने की, द चाइल्ड मिस बच्चे को, इन द स्टोरी कहानी में, द लॉस्ट चाइल्ड यानी कहानी लॉस्ट चाइल्ड में उस व्यक्ति ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की, ही गेव उसने दी, ऑल दीज थिंग्स यानी वो सब चीजें दी उसने उस लड़के के लिए वो सब चीजें दी। कौन सी वाली, टू द चाइल्ड बच्चे के लिए वो सब चीजें दी, डेट जो, ये वहां फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति ने लड़के के लिए वो सब चीजें देने की कोशिश की जो ही वांटेड, जो या जिन्हें वह चाहता था, अर्लियर माने पहले, जिन्हें वो पहले चाहता था, मतलब खोने से पहले बच्चा बहुत सारी चीजें चाहता था अपने माता पिता से, तो उसने वो सब चीजें देने की कोशिश की। पहले चाहता था फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, टू मेक बनने के लिए या होने के लिए, हिम हैप्पी यानी कि उसने अपने माता पिता से उन चीज़ों को खुश होने के लिए मांगा था पहले, तो वो सब चीज़ें उस व्यक्ति ने उन्हें देने की कोशिश की। क्यों, लड़के को चुप करने के लिए कह सकते हैं या शांत करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आंसर को बहुत ही आसानी से। ये हमने यहाँ तक आपका
क्वेश्चन में से ले लिया और इतना आपको याद करना है, ही गिव ऑल दीज थिंग्स टू द चाइल्ड दैट ही वांटेड अर्लियर फ्रॉम हिज पेरेंट टू मेक हिज हैप्पी। इस तरह से आपको इतना सा खाली याद करना है, और नहीं याद कर सकते हो तो इस बात को अपने दिमाग में रखोगे कि उस आदमी ने वे सब चीज़ें देने की कोशिश की जिन्हें लड़का पहले अपने माँ बाप से अपनी खुशी के लिए चाहता था। तो 2 वाक्य हमने बना लिए, इन दोनों वाक्य अंग्रेजी बना दीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां। हाँ जी, तो इसमें देखो सी नंबर का क्वेश्चन दिया है, सी नंबर का आना चाहिए। अब सी नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, हाउ कैन यू से दैट द ज्ञान बाबू वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो देखो ये चैप्टर आपके एग्जाम में से हटा दिया है सिलेबस में से, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं लिखा है। अब हम लिखते हमें काम एग्जाम में आएगा नहीं सी नंबर का क्वेश्चन, तो क्या करोगे, इसको आप याद नहीं करोगे। अगर एग्जाम में होता तो हम इस चैप्टर को भी कराते, और देखो हमने इस चैप्टर को आपको कराया भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने सिर्फ आपको वही चैप्टर कराए हैं जो एग्जाम में इस ईयर आने हैं, यानी 2021 में जो आने हैं वही कराए हैं। इससे अलग हमने कुछ भी आपको नहीं कराया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बेकार में समय खराब करना, नेट खराब करना, सब कुछ खराब करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। आगे 6 नंबर पर पहुंचते हैं आपका, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस भी लिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है, और एनी वन किसी एक का। तो एग्जाम में आपको 2 दिए होते हैं, तो इसमें पहला है हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। देखो र्यूमर्स शब्द आ गया आपका, कॉन्शियंस आ गया, इसमें फ्लैटर्स शब्द आ गया, तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं। और हुज शब्द आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, और ये सब क्या है, ये आपका पहला ही चैप्टर है। यानी कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। एक आपका है माई हेवन, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया था कि हम कैसे पहचान सकते हैं। यानी माई हेवन जो चैप्टर है उसमें प्रत्येक उसमें वेयर आएगा, वेयर 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 वेयर, इस तरह से आप पहचान लोगे। ठीक है, और आपका ये पहला चैप्टर है, इसमें भी आपका यही आएगा। जो पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसमें भी आपके जो लास्ट के वो हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ शब्द और हैं जैसे कि र्यूमर्स, अफवाहें हैं, और फ्लैटरिंग, रिट्रेस्ट, ये इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं। झूठी चापलूसी करना, तो इनसे आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स, यानी कि हु है जिसके पास नहीं है जीवन में, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, यानी कि व्यक्ति को जीवन में अफवाहों से फ्री होना चाहिए, यानी कोई अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अगर व्यक्ति को खुश रहना है तो। हुज कॉन्शियंस इज हिज ड्रेस, यानी उसकी आत्मा ही उसका शरण स्थल है, मतलब उसको अपनी आत्मा की बात माननी चाहिए। जो आत्मा कहे सही है उसको मानना चाहिए, आत्मा कहे गलत है तो नहीं मानना चाहिए। ऐसा आपने फील किया होगा कि आप कैसे पहचानो कि हमारा मन कह रहा है कि आत्मा कह रही है। देखो मन जो होता है वो हमेशा सरल कार्य के लिए प्रेरित करता है, आपका सरल के लिए और बुरे के लिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। मन जो होता है वो सरल कार्य के लिए और बुरे कार्य के लिए प्रेरित करता है हमको, और आत्मा जो होती है वो हमेशा हमारे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, और जो काम अच्छा होगा उसके लिए करने को कहेगी, और जो बुरा होगा उसके लिए नहीं कहेगी। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को चुराने का मन कर रहा है तो मन कहेगा उठा ले यार, रख ले जेब में, कोई नहीं देख रहा है ना। आत्मा कहेगी ईश्वर देख रहा है, या किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा जूता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। ये क्या कहती है, ये आत्मा कहती है छोड़ इसको, कोई यार क्या करेगा वैसे ही लेके। लेकिन मन क्या कहता है, उठा ले। और भी बात देख लीजिए, आपका मन कहता होगा यार मोबाइल में मूवी देखते हैं कोई बढ़िया सी, और ये नई मूवी आई है इसको देखते हैं, या कोई नया सीरियल देखते हैं। मन कहता होगा इस बात के लिए, और आत्मा कहती होगी पढ़ ले, परीक्षाएं आने वाली हैं, अच्छा स्कोर करेगा तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, और नहीं तो इसी में रह जाएगा। तो आत्मा जो कहेंगी वो हमेशा आपके भले के लिए कहेंगी, लेकिन व्यक्ति अपने मन की बात को मान लेता है। ये मैंने इस बात को फील किया है, और आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दें, यानी कि आपको मन की बात नहीं माननी है, सिर्फ आपको अपनी आत्मा की बात माननी है, क्योंकि आत्मा हमेशा व्यक्ति का भला चाहती है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिटर, यानी कि जो उसकी आत्मा है वही उसका शरण स्थल है। हुज स्टेट इज कैन नाइदर फ्लैटर फीड, यानी हमको झूठी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और देखो फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था कि हम किस स्टैंजा को कैसे पहचान सकते हैं, किसको कैसे पहचानना है। पहचान भी बताई थी मैंने उसकी, और अर्थ के बेस पर भी बताए थे, दोनों टॉपिक मैंने आपको बताए थे। तो आप उन वीडियो को जाके एक बार देख लें अच्छी तरह से, ताकि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगला है द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यानी कि जो पुराने नियम होते हैं। और एक और बात, ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये आपका पहले चैप्टर से लिया गया है। कौन सा है, पहली पोएम से है ये आपका। तो देखो पहले से आ गया, और ये आपका है, आपका पीछे से कहें तो 7वें से कह सकते हैं हम, जो उस चैप्टर के हिसाब से कहें जैसा था। तो मैंने जो बताया था कि एक जो होगा आपका शुरू में से आएगा और एक आपका लास्ट से आएगा। तो या तो आप शुरू की 4 पोएम कर लीजिए, कितनी 4 पोएम कर लीजिए शुरू की, या आप पीछे से कर लीजिए 4 पोएम को पीछे से कर लीजिए। ठीक है, आपको 100% मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको याद करना है और एग्जाम में लिखना है, और जब लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो दूसरा देख लेते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यानी कि पुराने जो नियम हैं बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। ठीक है, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, यानी कि कोई अच्छी चीज़ अभी शुरू हुई है लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगी, वो बुरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो बुरी हो जाएगी। यानी जब कोई चीज़ शुरू की जाती है तो वो सही होती है, लेकिन समय अनुसार वो एक बुराई बन जाती है। मैंने देखो आपको एक डॉरी सिस्टम का डिस्कस किया था। ऐसे मैंने बताया था कि जो डॉरी जो था एक बहुत ही अच्छी तरह शुरू किया गया था, यानी कि जो न्यू कपल होते हैं, जब नई शादी होती है तो लोगों के पास समस्या होती है, तो कुछ सामान दिया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। लेकिन आज वो बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है, आपको पता है। सेम, और उसमें भी ये वर्ड आया था, आपने देखा होगा, कौन सा वाला, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, और उसमें लिखा भी था कि उसको किसने लिखा है, उसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। तो ये कौन सा है, ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्थर नामक पोइम से लिया गया है। किससे, फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्थर। बहुत ही अच्छी पोइम है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया था, और इम्पोर्टेंट भी है ये। इसमें बिडीवर के बारे में बताया गया है, और किंग आर्थर ने उसके बारे में बताया है कि प्रार्थना जो होती है बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इससे कुछ भी हो सकता है, और जो नए नियम हैं वो बदल जाते हैं, उनकी जगह नए आ, जब पुराने नियम हट जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको डिस्कस किया था। इस समय का अभाव है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें जाकर वीडियो देख लेना, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों को डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए हम केवल यहाँ पर ए नंबर वाले को डिस्कस करेंगे, पहले वाले को डिस्कस, और दूसरे वाले को आप लिस्ट में जाकर वीडियो में देख लेना। ये आपकी 7वीं पोएम है पुराने हिसाब से, और पोएम का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, यानी कि राजा ऑर्थर का लौटना कह सकते हैं, गुजरना कह सकते हैं, जाना कह सकते हैं। तो इस तरह से देखो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप इसको उसमें देख लोगे, और यहाँ पर केवल हम एक को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है, आप समझदार हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, रेफरेंस। तो देखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं नामक कविता से। कौन सी कविता से, द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। द करेक्टर यानी कि चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन का एक चरित्र। तो कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन, और इनको किसने लिखा है, सर हेनरी बॉटन ने लिखा है। तो मैंने आपको शुरुआत में देखो एक वीडियो प्रोवाइड किया था जितने भी पोएम के बारे में, कि आपको इनको बहुत इस तरह से याद करना है, बिना इसके
आपका एक्सप्लेनेशन बेकार है। आई मीन यदि आपका रेफरेंस सही नहीं है तो आपका कॉन्टेक्स्ट भी बेकार है, एक्सप्लेनेशन भी बेकार है। इसलिए ये सही है तो ये भी सही है और ये भी सही है आपका, ठीक है। यानी जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड ऑन किस पे होते हैं, रेफरेंस पे होते हैं। रेफरेंस सही है तो लिख लीजिए आपको 10 भी मिल सकते हैं, और रेफरेंस गलत है तो 5 भी मानिए बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोइट सेज, देखो मात्र एक लाइन का लिखा है, 2 बार पढ़ोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और मैं अभी आपको एक फायदे की बात बताऊंगा, ये मान लो कि कम से कम आपको मैं 7 नंबर का फायदा कराऊंगा इस पोएम के माध्यम से, ठीक है। द पोइट सेज यानी कवि कहता है, ए हैप्पी मैन यानी कि एक खुश व्यक्ति होता है, ऑलवेज प्रेज हमेशा क्या करता है, प्रार्थना करता है, टू गॉड किसकी, भगवान की। एक जो खुश व्यक्ति होता है वो हमेशा किसकी, वो भगवान की प्रार्थना करता है। ही पासेज वह बिताता है, हिज टाइम अपने समय को, विद गुड बुक्स किसके साथ, अच्छी किताबों के साथ, एंड विद द बेस्ट फ्रेंड और अच्छे मित्रों के साथ। यानी कि एक जो हैप्पी मैन होता है वो अपने समय को अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ बिताना चाहता है। तो बहुत ही अच्छा लिखा है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। इन दीज लाइन्स यानी कि इन पंक्तियों में, कौन सी, ये जो 4 पंक्तियां दी हुई हैं आपको, इन पंक्तियों में द पोइट डिस्क्राइब्स कवि वर्णन करता है, द क्वालिटी ऑफ ए रियल हैप्पी मैन किसका, एक वास्तविक खुश व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। ए हैप्पी मैन इज हॉनेस्ट, और एक खुश व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो हॉनेस्ट ईमानदार होता है, एंड ट्रुथफुल और सच्चा होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, और वह अपनी भावनाओं का क्या होता है, मालिक होता है। ही डज नॉट फियर द डेथ, और वह मृत्यु से नहीं डरता है। ही डज नॉट केयर ऑफ द क्रिटिसाइज्म ऑफ, दोबारा आ गया कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज्म द कॉमन पीपुल, और वह सामान्य लोगों की आलोचना की भी चिंता नहीं करता है। ही इज फ्री, वह मुक्त होता है, फ्रॉम र्यूमर्स किससे, अफवाहों से। तो हमने ये बताया था, उसमें भी आया था र्यूमर्स, देखो आया है, और इसमें भी र्यूमर्स आ गया, तो वह अफवाहों से मुक्त होता है। हिज सोल इज रिट्रेस्ड, और उसकी आत्मा ही उसका क्या होती है, शरण स्थल होती हैं। तो ये वर्ड भी इसमें आ गया। ही डज नॉट लाइक फॉल्स फ्लोटरी, फ्लोटरी आ गया, वह झूठी चापलूसी को पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट हेट द प्रोग्रेस ऑफ एनीवन, और वह नहीं करता है, क्या नहीं करता है, घृणा। प्रोग्रेस माने उन्नति, ऑफ एनीवन माने किसी की, यानी वह किसी की उन्नति से घृणा नहीं करता है। आगे देखते हैं। ही फियर्स गॉड, वह भगवान से डरता है। ही रिमेंबर, वह याद करता है। गॉड किसको, भगवान को। डे एंड नाइट, दिन रात, यानी कि वह भगवान को दिन रात याद करता है। ही पासेज हिज टाइम, और वह अपने समय को बिताता है, विद किसके साथ, गुड बुक्स अच्छी किताबों के साथ, एंड गुड फ्रेंड्स और अच्छे मित्रों के साथ। ही डज नॉट केयर, वह बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, राइज उत्थान की, आई मीन मालदार होने की, अमीर होने की, एंड फॉल और पतन की, कह सकते हैं गरीब होने की, यानी वह अमीर और गरीब होने की बिल्कुल चिंता नहीं करता है। ही इज द मास्टर, वह मालिक है, क्या है, वह मालिक है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं में, यानी वह स्वयं को अपने आप को क्या मानता है, मालिक मानता है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। बट लेकिन, ही इज रिच, वह धनवान है, इन हार्ट किससे, हृदय से, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो हृदय से अपने आप को क्या मानता है, धनवान मानता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है, 10 नंबर का आता है। अगर आपने अच्छी तरह से याद किया तो 10 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक बताई थी कि कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, आपका होना चाहिए, होना चाहिए। तो फ़ायदा क्या है देख लीजिए। सपोज करो कि आपने इसका सेंट्रल आइडिया नहीं याद किया, किसका, आई मीन ये जो पोएम है आपकी द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया याद नहीं किया, एक्सप्रेशन याद किया था आपने, सेंट्रल आइडिया याद किया था मान लीजिए आपने, है ना, बट आप एग्जाम में पहुंचते ही क्या होते हैं, भूल गए। होता है अक्सर, क्या होता है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं
क्योंकि अब माइंड है अपसेट हो ही जाता है, तो भूल गए मान लीजिए आप, और आपने याद किया था इसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम में आ गया सेंट्रल आइडिया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से याद है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, इन दीज लाइन्स लिखा हुआ है ना, इन दीज लाइन्स। आप सिर्फ क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, यहां लिख दोगे आप सिर्फ इन दिस पोएम, क्या लिख दोगे, इन दिस पोएम। तो अब क्या बन जाएगा आपका, ऊपर लिख जाएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, साफ साफ लिख दोगे मोटा मोटा, और डार्क पेन से लिखोगे ऊपर हेडिंग को, तो समझ जाएगा सेंट्रल आइडिया लिखा है। और फिर पढ़ना शुरू करेगा, क्या दिखाई दे रहा है, इन द पोएम, यानी कि इस कविता में। अब उसने क्या पढ़ा, एग्जामिनर ने क्या पढ़ा, इस कविता में, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में हमेशा कविता के बारे में बताया जाता है और एक्सप्लेनेशन में हमेशा कुछ लाइनों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे। सपोज देन यदि आपको सेंट्रल आइडिया याद है, अब सेंट्रल आइडिया याद है और एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आ गया, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? अरे नहीं छोड़ना है, क्या करना है आपको, उसको जहां पर आपने इन दिस पोएम लिखा देखा है वहां इन दिस लाइन्स लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका। तो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ, पूरा साफ साफ लिख देना, मैं गाइड दे रहा हूं। अगर आप सेंट्रल आइडिया देखोगे तो 6 से कम नंबर नहीं मिलेंगे 7 में से, और यदि एक्सप्रेशन लिखोगे तो 9 नंबर से कम नहीं मिलेंगे आपको 10 में से, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो एक को हमने डिस्कस कर दिया है, दूसरे को आप लिस्ट में जाके देख लेना, 2 बार वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।